Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia regulatory body platform powered by Abhimanyu IAS. इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ESIC डिप्टी डायरेक्टर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के इम्पॉर्टेंट MCQs के ऊपर. ठीक है, सो आई होप यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लाइक दिस सेशन एंड देखते हैं कितनी आपकी तैयारी सही जा रही है कि नहीं जा रही है. लेट्स begin with this session. इसके अलावा we have the complete course for ESIC Deputy Director और इस complete course को आप अवेल कर सकते हैं. अभी भी नोटिफिकेशन कुछ आइडिया नहीं है कब होना है ESIC Deputy Director का एग्जाम. सो अभी जो टाइम चल रहा है इस टाइम में आप बेनिफिट उठा सकते हो, कंप्लीट कोर्स ले सकते हो. कंप्लीट कोर्स में क्या रहेगा, सारे सेशंस मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको वो जो कोर्स होगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना लग सकता है. अगर थोड़ा अच्छे से मेहनत करेंगे तो 1.5-2 महीने के अंदर कंप्लीट आप कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कवरेज कर सकते हो ESIC सिलेबस की, राइट. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. और इसके अलावा जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, व्हाई वाज वासुदेव बलवंत फाड़के. क्वेश्चन है व्हाई वाज वासुदेव बलवंत फाड़के नोन इन हिस्ट्री. सबसे पहला सवाल का ये है स्टेटमेंट दैट ही लेड अ वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है, ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ गांधीयन स्ट्रगल. He led an armed uprising against the British in 1870s and he was a radical leader of Indian National Congress, right? So you have 10 seconds to answer this question. देखो मैं साइड हो जाता हूँ लेकिन आंसर सही निकालना है. ठीक है, कि वासुदेव बलवंत फाड़के जो हैं उनको हिस्ट्री में किस चीज़ के लिए माना जाना जाता है, राइट. तो इसके बारे में बताइएगा. इन्होंने एक्चुअली क्या किया था कि जो मनी लेंडर्स थे, है ना, मनी लेंडर्स जिनसे ये उधार लेते थे, उनसे बड़े बहुत ज़्यादा इतने परेशान हो गए कि उनके पास जो दस्तावेज थे, डॉक्यूमेंट्स थे इनकी ज़मीनों के, क्योंकि देखो आप पैसा उधार ले रहे हो तो आपको कुछ रखना पड़ेगा. तो ये लोग क्या करते थे, ये अपना गिरवी रख देते थे, अपनी ज़मीनें, अपनी बैल, अपने जिनसे ये खेती वेती करते हैं, वो सारी चीज़ें उन्हीं के पास रखी हुई थी डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिवोल्ट किया उन मनी लेंडर्स के अगेंस्ट एंड अल्टीमेटली उनके सारे जो दस्तावेज उनके पास पड़े थे उनको फाड़ दिया और जला दिया. इस तरीके से हम याद रख सकते हैं. सो एक्चुअली में क्या हुआ था, ही लेड एन आर्म्ड अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया 1870s. ठीक है, 1870 में इन्होंने आर्म्ड अपराइजिंग किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, राइट. चलो देखो किताबों में ज़्यादा इनके बारे में पढ़ने को मिलता नहीं है, सिर्फ एक रिवोल्ट के द्वारा इनके बारे में सब कुछ बता दिया जाता है. लेकिन इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है बिकॉज ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी. फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी, देखिए इंडियन रेवोल्यूशनरी आपने बहुत सारे देखे होंगे. जैसे आपने सुना होगा HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में जो लोग एसोसिएटेड थे, राम प्रसाद बिस्मिल, फिर उसके बाद एक तरीके से भगत सिंह, उसके बाद जितने भी रेवोल्यूशनरी पीपल थे, है ना, तो राजेंद्र लहरी, बहुत सारे नाम मैं बोल सकता हूँ अभी. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ आ गया कि ये जो इंडियन रेवोल्यूशनरीज थे इनको जो प्रेरणा मिली, या इनको जो जिसे कहते हैं ना, इनका जो काम है उसका जो रूट्स है कि शुरुआत किसने की, इन्होंने की थी 1870s में आर्म्ड स्ट्रगल करके. मतलब 1875 में इन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल किया एंड फिर जाके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और ग्रुप ऑफ लोग जो मनी लेंडर जिन्हों कहा जाता है उनके अगेंस्ट किया. और वहां से प्रेरणा लेके जो रेवोल्यूशनरीज हैं इन्होंने वहां से प्रेरणा ली थी. कहां से, इनके द्वारा ली गई थी प्रेरणा. नाउ he was in the Raigad district of Maharashtra. He belonged to रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ पे ये जन्मे थे और एक फार्मिंग कम्युनिटी से ये ताल्लुकात रखते थे. स्वराज, सेल्फ रूल के अंदर विश्वास रखते थे. किसके अंदर, सेल्फ रूल के अंदर. ठीक है, और इन्होंने तो क्या किया था, जब इन्होंने सरप्राइज अटैक किया अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी तो उस टाइम पे इन्होंने ऑलमोस्ट अपना पुणे के ऊपर कंट्रोल कर लिया था उस टाइम पे, राइट. एंड उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप भी बनाया था. कहाँ पे, किस लोगों का, रामोशी लोगों का, रामोशी पीपल, या इसको हम लोग ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं जनरली, रामोसी. ठीक है, रामोसी रिवोल्ट भी कहा जाता है. ठीक है, किनका, कोलीज का, भील्स का, धांगड़ कम्युनिटीज का, राइट. सो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था इस तरीके का रेवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी एंड ग्रुप ऑफ पीपल जो मनी लेंडिंग जो कर रहे थे, राइट. चलो
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब समझ आ गया आपको, कौन सा गलत है। ठीक है, विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब देखो पहला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो राइटिंग्स है वो सिग्निफिकेंटली हेल्प्ड टू डेवलप द बंगाली लैंग्वेज। ठीक है, क्या थी? ओके, ही रिसीव द टाइटल ऑफ विद्यासागर। विद्यासागर का जो टाइटल था उन्होंने रिसीव किया था प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से। तीसरा है ही वॉज एंथुजियास्टिक अबाउट द स्प्रेड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद विद्यासागर डिफेंडेड widow marriage without being convinced about the scriptural support, without being convinced about the scriptural support। तो मुझे ये बताओ कि कौन सा है स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट या आर नॉट करेक्ट। ठीक है, आपके पास है 20 सेकेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है तो मैं इसके लिए आपको 20 सेकेंड्स जरूर दूंगा। हाँ जी, नाउ अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। देखो, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहली चीज तो ये है कि विद्यासागर जी जो थे उनकी जो राइटिंग्स थी उन्होंने लिखे थे बंगाली प्राइमर। क्या लिखा था? विद्यासागर ने लिखा था बंगाली, उन्होंने लिखा था बंगाली प्राइमर। ये जो बंगाली प्राइमर है ना, ये प्राइमर जो बंगाली ग्रामर है, बंगाली लैंग्वेज की जो ग्रामर है, उसकी जो ग्रामर है उसको इम्प्रूव करने के लिए काफी हेल्प हुई इस बंगाली प्राइमर्स के द्वारा, और अच्छी मजबूत ग्रामर बन गई थी। तो विद्यासागर की राइटिंग ने कंट्रीब्यूट किया बंगाली लैंग्वेज पे। आप किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। ये सही स्टेटमेंट है। हमें बतानी है गलत। अब गलत बतानी है तो इसमें 1 तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, 1 तो होना नहीं चाहिए, तो दैट मीन्स ये इसको कट कर दीजिए। राइट, ओके। अब उसके बाद क्या है? अब उसके बाद ही रिसीव द टाइटल विद्यासागर फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता। ऐसा नहीं है कि ही रिसीव द टाइटल विद्यासागर फ्रॉम, चलो इसके बारे में शायद आप डाउट में रहेंगे। ही वॉज एंथुजियास्टिक अबाउट द स्प्रेड ऑफ वुमेन एजुकेशन। इसके बारे में तो आपको एक सेकंड का भी थॉट नहीं होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट। ठीक है, तो हाँ, ही वॉज अ वुमेन एजुकेशन सपोर्टर थे। मतलब एक तरीके से जो सोशल चेंज लाने के ये इन्होंने काफ़ी हेल्प किया था कि सोशल चेंज आए, सोशल चेंज आए। राइट, तो इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। तो 1 और 3 तो होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे आंसर, क्योंकि यहाँ पे गलत बताना है। तो 1 और 3 नहीं होना चाहिए, ये भी गया अपने हाथ से। एंड 2 या 4, अब मुझे ये बताओ 2 या 4। अब देखो जो 4 है, 4 की बात करें, ही डिफेंडेड द विडो मैरिज, ही डिफेंडेड द विडो मैरिज। ठीक है, विदाउट बीइंग कन्विंस्ड अबाउट द स्क्रिप्चुअल सपोर्ट। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो विद्यासागर थे उन्होंने क्या किया था, विडो मैरिज के लिए उन्होंने बोला था कि होनी चाहिए, विडो मैरिज होनी चाहिए। विडो रीमैरिज के लिए उन्होंने काफी ज्यादा एडवोकेसी की थी कि होनी चाहिए। क्यों एक औरत जो है वो शादी नहीं कर सकती है, उसका हस्बैंड की डेथ हो जाए तो क्यों वो जिंदगी भर वैसे ही रहेगी जैसे क्यों उसको विधवा रहने का वो होना चाहिए, उसकी रीमैरिज होनी चाहिए। राइट, सो ही डिफेंडेड द विडो मैरिज। राइट, नंबर 1। बट उन्होंने विडो रीमैरिज को सपोर्ट में दिखाया था। किस तरीके से उन्होंने एडवोकेसी की थी? स्क्रिप्चुअल सपोर्ट का भी दिखाया था कि स्क्रिप्चर्स में भी ऐसा है कि फीमेल्स को रीमैरिज कर सकती हैं, फीमेल्स रीमैरिज कर सकती हैं। राइट, तो ये स्क्रिप्चुअल सपोर्ट के साथ था, ये विद स्क्रिप्चुअल सपोर्ट था, नॉट विदाउट स्क्रिप्चुअल सपोर्ट। याद रखेंगे आप। तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, 4th गलत हो गया, एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहां पे आपका अल्टीमेट आंसर आएगा 2 और 4। 2 और 4 आपका अल्टीमेट आंसर है। समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, तो विद्यासागर जी जो थे वो बंगाल में उन्होंने बंगाल रेनेसा के अंदर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था। एकेडमिक, एजुकेटर, फिलोसोफर, पब्लिशर, एंटरप्रेन्योर, फिलांथ्रोपिस्ट, राइटर, ट्रांसलेटर, प्रिंटर, रिफॉर्मर, ये सब उनके अंदर ये उनकी पर्सनालिटी में था। और उन्होंने बहुत अच्छे से बंगाली प्रोज जो है उसको मॉडर्नाइज किया था, हेंस कंसिडर्ड द फादर ऑफ बंगाली प्रोज।
ठीक है, इनको कहा जाता है, राइट। तो इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भगत सिंह इज आर ट्रू, इज आर नॉट ट्रू, इज आर नॉट ट्रू, क्या है, नॉट ट्रू है। तो बताएंगे आप कि क्या स्टेटमेंट है जो गलत स्टेटमेंट है, बताएंगे। भगत सिंह वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिस्ट आइडियाज, नंबर वन। Number two is he was a member of Hindustan HSRA, that means Hindustan Socialist Republican Association. Bhagat Singh threw bomb in the Central Legislative Assembly in 1929 with the objective to kill as many as people as possible. राइट तो आप मुझे ये बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपके पास 10 सेकेंड है, उससे ज़्यादा टाइम लेना ही नहीं है इस सवाल के अंदर। एलिमिनेशन चलाओ, एलिमिनेशन दौड़ाओ और आंसर निकालो जल्दी। यस ओके तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि आपको इस चीज़ में डाउट नहीं होना चाहिए। किस चीज़ में? देखिए मैं आपको बताऊं, ये हर स्टूडेंट को पता होगा, चाहे वो तैयारी कर रहा है नहीं कर रहा, कि भगत सिंह ने दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में, इसको हम लोग दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, जहां पे दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने क्या किया, बम फेंका। बम क्यों फेंका? क्योंकि पब्लिक सेफ्टी बिल जो है, पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल जो है वो पास हो रहा था। ये पब्लिक सेफ्टी बिल सिर्फ मानने के नाम के लिए पब्लिक सेफ्टी के लिए था, लेकिन इट वाज नॉट इन द फेवर ऑफ पब्लिक, ट्रेड यूनियंस के फेवर में नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बम फेंका ताकि जो जो गोरे हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में सब गोरे लोग जो बैठे हुए हैं, उनको कानों में सुनाई दे कि दिस इज नॉट इन फेवर ऑफ आम जनता, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए बम फेंक रहे हैं ताकि वहां पे किसी की जान ना जाए, लेकिन जो सुन नहीं पा रहे हैं हमारी आवाज को, वो सुन ले कि ये पब्लिक सेफ्टी हमारे फेवर में नहीं है। सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट कि हाँ वो किसी को मारना चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं मारना चाहते। वो सिर्फ ये बोलना चाहते थे कि जो बहरे लोग हैं, लेट द डेफ हेयर, डेफ मतलब बहरे लोग सुने हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं उनको सुने वो लोग, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। जब इसमें बोला है तीसरा रॉन्ग है, तो यहाँ पे ये हो गया, ही वॉज अ मेंबर ऑफ HSRA, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, ही वॉज अ मेंबर ऑफ HSRA। और देखो, अगर ये स्टेटमेंट आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। कोई बंदा HSRA का मेंबर कौन होगा? जो सोशलिस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे नाम भी सोशलिस्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि वो मेंबर होंगे, वो सोशलिस्ट होंगे, तभी तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट थे ना वो। तो 1 and 2 आर करेक्ट, 3 इज रॉन्ग। तो यहाँ पे हमें बताना है गलत कौन सा है, तो 3 इज रॉन्ग। तो ये इस तरीके से आ गया अपना आंसर, ठीक है। देखिए, HSRA जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, उससे पहले ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो रिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन बनी HSRA, बट इससे पहले HRA थी, जिसको बनाया गया था 1924 में, 1924 में बनाया गया था। और इट वाज फाउंड, एक आर्म्ड रेवोल्यूशन जो है इंडिया में लाने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, बारकतुल्ला खान, ऐसा कुछ 2 3 4 नाम थे, रोशन कुछ करके भी नाम था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने 1924 के बाद क्या हुआ, 25 आ गया, 1925। और 1925 में HRA ने क्या किया, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। फिर उसमें ये फंस गए, फिर उसके बाद HRA जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद 1928 का टाइम है, जब चंद्रशेखर आजाद की लीडरशिप पे HRA को दोबारा से रिफॉर्म किया गया, रिस्टोर किया गया, और इसमें सोशलिस्ट आइडिया वाले जो लोग थे उनको लाया गया, इसीलिए HSRA बन गया, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलेगा 1929 में
दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में किसने बम फेंका? ये फेंका भगत सिंह ने एंड बटुकेश्वर दत्त ने। किसने? भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने। किसके अगेंस्ट फेंका? ये बेसिकली बिल पास हो रहे थे, कौन से? पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो ये दो बिल थे जो पास हो रहे थे, और इसकी वजह से क्या है, उन्होंने बोला कि नहीं ये सही बिल नहीं है, इसलिए हम बम फेंक रहे हैं ताकि इन गोरों को पता चले कि हमारी क्या सेंटिमेंट्स है, राइट, टू मेक द डेफ हेयर, राइट। चलो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? 1925 में हुआ, ठीक है। कौन एसोसिएटेड नहीं थे? राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्लाह खान या सूर्य सेन? इसमें आंसर निकालना बहुत आसान है, ज़्यादा टाइम तो लेना ही नहीं है, बिकॉज आंसर बहुत आसान है इसका निकालना, तो जल्दी बताइएगा। हाँ जी, तो देखो चार ऑप्शंस में एक ऑप्शन जो है आपको सिंपल दिख रहा होगा, सूर्य सेन का। ये जो सूर्य सेन साहब है, ये सूर्य सेन साहब जो है इनका, यस, सो इसके अंदर जो है सूर्य सेन है, बिकॉज ही वॉज इन्वॉल्व इन दी बंगाल, जो चित्तागोंग कॉन्स्पिरेसी केस था वहाँ पे ये इन्वॉल्व थे। तो सूर्य सेन इज द करेक्ट आंसर, जो इन्वॉल्व नहीं थे, राइट। सो काकोरी कॉन्स्पिरेसी एग्जैक्ट डेट याद रख लीजिएगा, 9 अगस्त 1925 में हुआ था। क्योंकि कई बार ये सीक्वेंसिंग में पूछा जाता है सवाल, तो 9 अगस्त 1925। और ये क्या था, एक उत्तर प्रदेश का जगह है काकोरी रीजन, वहाँ पे जो है ट्रेन लूट ली गई थी, ठीक है। ब्रिटिशर्स का वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेजरी जा रही थी उस ट्रेन के द्वारा, और इन रेवोल्यूशनरीज ने उस ट्रेन को लूट लिया था। और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहरी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंद लाल, बनवारी लाल, है ना, ये सारे लोग इन्वॉल्व थे, राइट। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, सारे नाम याद नहीं रखने हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लर्न कर लीजिएगा जो दो चार मैंने बताए हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन 1905? 1905 के कंटेक्स्ट में क्या ट्रू है? व्हाट इज ट्रू? What is true? That is, massive demonstration were held in Bengal. Hartal was observed in Calcutta. The movement was initiated by the moderates but was taken over by the revolutionary nationalists at the later stage. तो आप बताएंगे कि क्या इसमें important है, क्या what is correct in this whole question? What is correct? Correct बताना है, सही बताना है, right? जल्दी बताइए। जी देखिए, इसमें क्या है, मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन वर हेल्ड इन बंगाल, दैट्स करेक्ट। Observed in Calcutta, Hartal was observed in Calcutta, that is also correct. Movement was initiated by the moderates but was taken over by the revolutionary nationalists at the later stage, right? 1 2 3 तीनों के तीनों ही करेक्ट हैं, तीनों के तीनों ही करेक्ट हैं, आप याद रखिएगा, राइट। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे। पहली चीज़ तो ये है कि बाकी चीज़ें आपने पढ़ ली होगी कि शुरुआत में तो मॉडरेट्स ने ही कमान संभाली थी मूवमेंट की, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट की। और जब मॉडरेट्स थे तो सिर्फ स्वदेशी मूवमेंट जो था वो बंगाल के अंदर लिमिटेड था। कहाँ पे था? बंगाल के अंदर लिमिटेड था, ठीक है। बट जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, उसकी जो शाखाएं हैं वो बढ़ा दी, उसका जो ब्रांचेस थे मूवमेंट की वो बढ़ा दी। और आपको पता है लाल बाल पाल के बारे में, तो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट तीनों जगह ये फैल चुका था। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्वदेशी मूवमेंट था वो और जगहों में भी फैला था, जिसमें आप बात करेंगे तो डेल्टिक आंध्रा रीजन। कौन सा रीजन? डेल्टिक आंध्रा रीजन। इट वॉज नोन एज अ वंदे मातरम मूवमेंट। डेल्टिक आंध्रा रीजन नोन एज वंदे मातरम मूवमेंट, ठीक है।
याद रखिएगा, वंदे मातरम मूवमेंट डेल्टेक आंध्रा रीजन में, ठीक है। और इसमें क्या क्या था, इसमें यही था, सेल्फ हेल्प की बात कर रहे थे, स्वदेशी चीज़ों की बात कर रहे थे, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो कुछ भी, कोई भी चीज़ है, लिटरेचर है, सब स्वदेशी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों के ऊपर बात चल रही थी, सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, राइट। चलिए, consider the following events: foundation of Ramakrishna, foundation of आर्य समाज, ब्रह्मो समाज एंड परमहंसा मंडली। ये चार हैं, इनकी फाउंडेशन की क्रोनोलॉजी आप बताएंगे कि कौन सा करेक्ट क्रोनोलॉजी से ऑर्डर है, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जल्दी बताएंगे, ठीक है। हाँ जी, देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर देखें तो इसमें हमारे पास ब्रह्मो समाज 1830s में आता है एग्जिस्टेंस में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है परमहंसा मंडली 1840 में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आर्य समाज। आर्य समाज कब आया, 18 आर्य समाज कब आया, 1875 में, ठीक है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन जो है 1893 में, 1897 में आया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सो आपके सामने ये दिख रहा है कि 1840 में आ गया परमहंसा मंडली, 1830 में आ गया ब्रह्मो समाज, आर्य समाज आ गया 1875 एंड 1897 में रामकृष्ण मिशन आया, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन आ सकता है, देखिए सबसे पहले तीसरा, ठीक है, उसके बाद दूसरा, चौथा, ओके, उसके बाद हमारे पास है सेकंड एंड दिस। सो योर आंसर शुड बी डी, ठीक है, डी शुड बी योर करेक्ट आंसर, डी शुड बी योर करेक्ट आंसर, राइट, डी शुड बी योर करेक्ट आंसर। इसमें थोड़ा सा अलग चीज़ें जो बताई हुई हैं वो मैं बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल यंग बंगाल मूवमेंट है हमारे पास, यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डेरोजियो इन्होंने शुरू किया था। ये टीचर थे हिंदू कॉलेज के, और इन्होंने वही सारी चीज़ें, बट उसको बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे बोला कि नहीं यार, जो चीज़ है वो होनी चाहिए, एकदम से होनी चाहिए चेंजेस, ऐसा नहीं कि एकदम धीरे धीरे टाइम लगे, एकदम से चेंज कर दो सारी चीज़ों को, मतलब जो भी सोशल चेंज लाने हैं वो एकदम से लेकर आ जाओ, ठीक है, ओके। तो इन्होंने बात की स्वामी दयानंद सरस्वती 1875, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास प्रार्थना समाज भी था, बस एक चीज़ याद रखिए, प्रार्थना समाज 1867 में शुरू हुआ बॉम्बे में, 1867 बॉम्बे में शुरू हुआ। वेदा समाज भी बिल्कुल याद रखेंगे, स्टैब्लिश इन मद्रास चेन्नई में 1864 में। देखो ये दो नाम, दो तीन चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा बता दी इसीलिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। वेदा समाज मद्रास चेन्नई में शुरू हुआ 1864 में, और प्रार्थना समाज की बात करें तो ये भी शुरू हुआ 1867 में बॉम्बे में, ठीक है। तो इस चीज को भी जरूर ध्यान रखिएगा। जो वेदा समाज है, कौन सा समाज, जो वेदा समाज है वो काफी ज्यादा किससे इन्फ्लुएंस था, ब्रह्मो समाज से, किससे, ब्रह्मो समाज से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस, ठीक है, ब्रह्मो समाज से इन्फ्लुएंस था। मतलब जो जो चीज़ें ब्रह्मो समाज फैला रहा था सोशल चेंज के लिए, प्रोग्रेसिव आइडियाज़ के लिए, वो वेदा समाज भी कर रहा था, लेकिन चेन्नई मद्रास के अंदर, मद्रास चेन्नई के अंदर, मतलब दोनों चीज़ें एक ही हैं। आज चेन्नई कहते हैं, पहले मद्रास कहते थे, राइट, पहले आज मुंबई कहते हैं, पहले बॉम्बे कहते थे, राइट। चलिए, और ये आ गया रामकृष्ण मिशन 18, इनका नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद का, इनका नाम एक्चुअल नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता, इनका नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्ता। और इन्होंने एक स्पीच भी दी थी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के अंदर, कहाँ पे, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, जो कि कहाँ पे था, शिकागो में 1893 के टाइम पे, शिकागो न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। तो न्यूयॉर्क के अंदर उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन
की कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है, पार्लियामेंट के अंदर जो है एक ये दी थी, राइट, स्पीच दी थी, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट एक्ट्स डिवाइडेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इनटू रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट, ठीक है। सो इसमें क्या है, 1864, 1865, 66, 78 आपने बताना है इसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में कोई रैंडम नहीं उठाता कि हाँ यार ये फलाना कुछ आया है तो नहीं। ये स्टैंडर्ड बुक्स है ना, वहाँ के क्वेश्चंस मैंने उठाते हैं मैं जनरली, ताकि आपको जो है वो सही रेफरेंस भी मिल जाए कि यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है। अब देखो, कोई स्टैंडर्ड बुक्स को तो गलत नहीं कह सकता ना, कि आप वहाँ से पढ़ाई कर रहे हो और वहाँ से आपको फैक्ट पता लग रहा है तो आप गलत नहीं कह सकते। कोई आपको गलत नहीं बोलेगा कि हाँ ये गलत फैक्ट है। जो बुक्स में लिखा है वो हम पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स की बात कर रहा हूँ, रेफरेंस की नहीं, स्टैंडर्ड की, ठीक है। चलिए अब बताइए मुझे क्या आंसर है इसका, एंड देन वील स्टार्ट विद दिस। हाँ जी बताइए। देखिए, इट इज करेक्ट आंसर इज फॉरेस्ट एक्ट 1878, 1878 का फॉरेस्ट एक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए अब ये बड़ा कुछ लिखा हुआ है, ये मैंने एग्जैक्टली कॉपी से उधर जो बुक्स है ना वहां से उठाया है, ताकि आपको भी विश्वास हो कि बुक से ही है क्वेश्चन, ऐसा कुछ मैं विकिपीडिया से नहीं लेकर आया हूँ। तो बट इसमें मैंने ये इंश्योर किया है कि आपको एक चीज़ के साथ तीन चार चीज़ें और भी अच्छे फैक्ट्स पता लग जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, ब्रिटिशर्स ना हमेशा से वरीड रहते थे, चिंता में रहते थे कि यार ये जो जंगल है ये हमारे काम के बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे रेलवे का विस्तार हुआ, रेलवे की एक्सपेंशन हुई, रेलवे इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में, तो किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी? लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अंग्रेजों को पता है कि ये गांव के लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, ये लकड़ियों का यूज करते रहते हैं, तो इनको साइड करके हमारा यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने थोड़ा सा तरीके यूज किए। तरीके कौन से थे? जैसे फॉर एग्जांपल, वो एक जर्मन जो एक्सपर्ट है, जर्मन एक्सपर्ट डाइट्रिक ब्रांडेस, क्या नाम है इनका? डाइट्रिक ब्रांडेस। तो इनको वो लेकर आ गए और इन जर्मन एक्सपर्ट को लेकर आए और उनको बोला कि सर आप जो करना है करिए, लेकिन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में लोगों को बताओ और एक अच्छे से यूटिलाइज हो सके जंगलों का, वो बताइए। सो डाइट्रिक बेंडस ने क्या किया, वो बन गए इंडिया में फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। याद रखेंगे इतना, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा साइंस अपनी लगाई, अपनी एजुकेशन लगाई, और फॉरेस्ट को जो है अलग अलग तरीके से डिवाइड करने की कोशिश की, और साथ ही साथ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की बात की, लोगों को बताया कि किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉरेस्ट को, ये वो फलाना धमकाना, बड़ी चीज़ें बात की। अब होता क्या है, उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज 1864 में किसने शुरू की? डाइट्रिक ब्रांडस ने शुरू की, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उन्होंने फॉर्मुलेट करने के लिए हेल्प भी किया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, कौन सा? 1865 का, ठीक है, हेल्प किया 1865 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865। और साथ ही साथ उन्हीं के द्वारा जो है, मतलब एक हेल्प के द्वारा जो है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो सेटअप हुआ। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? देहरादून में, 1906 में, 1906 में, राइट। अब ये याद रखेंगे। अब इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फॉरेस्ट एक्ट आया एग्जिस्टेंस में, कौन सा? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865, इसको दो बार जो है अमेंड किया गया, ठीक है, दो बार अमेंड किया गया। 1878 में अमेंड किया गया और 1927 में अमेंड किया गया। 1878 का जो एक्ट, अमेंडेड एक्ट आया, 1878 का जो अमेंडेड एक्ट आया, उसने फॉरेस्ट ऑफ इंडिया को डिवाइड कर दिया तीन कैटेगरीज में। सबसे पहली कैटेगरी थी रिजर्व्ड कैटेगरी, दूसरी प्रोटेक्टेड, तीसरी विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व कैटेगरी के जो फॉरेस्ट होते थे वो केवल रिजर्व्ड होते थे ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिशर्स के यूसेज के लिए, वहां पे कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता था, ठीक है। तो ये रिजर्व फॉरेस्ट के लिए रखा गया, ओके, तो याद रखिएगा, ठीक है। और विलेज फॉरेस्ट में हाँ विलेजर्स जा सकते थे और इस तरीके से होता था, राइट।
Okay. Now next question. This would be the last question. Arrange the establishment of following in the chronological order. जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो मुझे ये बताइए कि अर्लीस्ट कैसे इसको कैसे अरेंज करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिएगा ताकि मैं आपको, हाँ जी बताइए। देखिए इसमें है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो बनी थी 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा है, वो बनी थी 1870s में। उसके बाद एमएमएस है, दैट इज मद्रास महाजन सभा, दैट इज 1884 में। एंड हमारे हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में, 1885 में, अंडरस्टैंड। तो ठीक है, सो ये है इस तरीके से